हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अपन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो आपकी जो फोर्स होती है कंजर्वेटिव कब कहलाती है, जब आपका कोई भी पार्टिकल जो होता है वर्क डन करता है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ठीक है, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो उस टाइम पे जो पाथ फॉलो करता है वो इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करता है। मतलब फॉलो करे, मतलब उसको सपोज करिए इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए जो पाथ फॉलो करना पड़ रहा है उस पर वो क्या करे, किसी दूसरे पार्टिकल की हेल्प ना ले, ना किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। वो अगर सिंपली एक लीनियर अपने बेसिस पे पाथ को फॉलो करता है तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी। ठीक है, अब इस पार्टिकल के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट के बीच में यहाँ पे किसी तरह की कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हो, किसी तरह की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। जो फोर्स आपकी यहाँ लग रही है यहाँ से लगना स्टार्ट हो और वो एंड पार्ट मतलब एंड पोजीशन पे जाते हुए एंड पॉइंट पे जाते हुए सेम फोर्स अगर आपकी लग रही है तो उस टाइम में अपन क्या कहेंगे, पार्टिकल कौन सी फोर्स से मूव कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स से मूव कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल पार्टिकल की अपन ने बात कर ली। लेकिन अगर आपका जो पार्टिकल्स है यहाँ पे अगर क्लोज पाथ के अंदर अगर मूव कर रहा हो तो उस केस में अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल है ए पॉइंट से कहाँ मूव कर रहा है, दो बी पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा है। अब इसके बाद दो रास्ते हैं, या तो इस तरीके से जा सकता है या फिर ये इस तरीके से जा सकता है। ये मेरे को गिवन है तो मैंने यहाँ से सपोज कर लिया कि या तो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर ले या फिर इस तरीके से आपका पार्टिकल मूव कर सकता है। ठीक है, और दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है पार्टिकल की वो किस पे बेस हो रही है, जो वर्क डन आपका पार्टिकल कर रहा है दोनों पाथ के अलोंग। तो मैं क्या मान लेता हूँ, जो वर्क डन हो रहा है एक तो हो रहा है ए से बी की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ अलोंग पाथ फर्स्ट, और एक हो रहा है आपका ए से बी की तरफ अलोंग पाथ सेकेंड। ये दो आपके पार्टिकल्स हैं, एक पाथ वन से आपका मूव कर रहा है और एक आप पाथ सेकंड से आपका मूव कर रहा है। इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट पाथ और इसको बोल देते हैं सेकंड पाथ। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जो आपका पार्टिकल है वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ये आपका ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और ए के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से मूव करके बी से वापस कहाँ आ रहा है, ए के ऊपर आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो वर्क डन होगा कहाँ से होगा, पहले तो ए से बी होगा फिर ए बी से ए होगा। ठीक है, तो वर्क डन की अगर अपन बात करें, जो पाथ एक कैलकुलेट करेगा वो कितना कर रहा है, ये पाथ वन से जा रहा है और आपका पाथ टू को यूज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यू से रिटर्न हो रहा है। तो डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ टू, मतलब ये अलोंग सेकेंड पार्ट के थ्रू हो रहा है आपका, इजिकल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ टू। माइनस क्यों हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, इस तरफ जाएगा तो डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, आते टाइम इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। तो उस केस में अपन ने क्या मान लिया, इसको माइनस मान लिया। अब ये सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो डब्ल्यू ए बी की इक्वेशन सेकंड पाथ के अलोंग क्या आ गई मेरे पास, माइनस डब्ल्यू ए बी आ गई। तो इसकी वैल्यू मैं इसके अंदर पुटअप कर देता हूँ। तो क्या होगा, आपके पास जो डब्ल्यू ए बी मिलेगा अलोंग पाथ वन का वो किसके बराबर मिलेगा, माइनस टाइम ऑफ डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ सेकंड के। इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ वन कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ वन प्लस डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ टू। तो किसके बराबर हो गया आपका, जीरो के बराबर। तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जब मेरा पार्टिकल क्लोज पाथ के अंदर अगर मूव करता है कुछ इस तरीके से, तो उस पर जो आपकी फोर्स लगेगी कंजर्वेटिव वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेटिव नेचर के बारे में, जब आपकी ग्रेविटेशन फोर्स लगे। तो चलिए उसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन ने दो बॉडीज ली। एक बॉडीज मतलब दो अपन ने डायग्राम बनाए कि एक के अंदर तो आपका जो पाथ ट्रेवल हो रहा है वो ए से डायरेक्ट बी की तरफ ट्रेवल हो रहा है और एक पे थोड़ा सा आपका घूम के पास मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ फिर ये यहाँ और फिर ये इस तरीके से। तो पहले बात कर लेते हैं, पहले डायग्राम के अंदर जो आपका यहाँ पे वर्क डन निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ पे एफ डॉट डी एस, एफ डॉट एस। ओके, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो एफ है वो कितना होगा, एम ए है, लेकिन जो ए है और यहाँ पे जो एक्सलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी हो गई।
और यहाँ पे जो आपका एस है वो कितनी है, हाइट है, मतलब ये जो हाइट है उसको मैं क्या मान रहा हूँ, एस मान रहा हूँ। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पे, एम जी इंटू एच। तो आपके पास डब्ल्यू कितना निकल गया, एम जी एच। ये किसके लिए निकल के आया, इस वाले डायग्राम के लिए। अगर अपन इस वाले डायग्राम की बात करें, यहाँ पे डब्ल्यू कितना निकल के आ रहा है, अगर पहले तो देखो आपका जो वर्क डन हो रहा है ए से सी के लिए हो रहा है, फिर आपका कहाँ जा रहा है वर्क डन, आपका सी से डी के लिए जा रहा है, तो वर्क डन सी से डी के लिए हो रहा है, फिर डी से ई के लिए जा रहा है, मतलब डी से ई के लिए जा रहा है आपका, फिर वर्क डन हो रहा है आपका ई से बी के लिए। ठीक है, तो ये 4 वर्क डन आपके लग रहे हैं। तो उस केस में अगर अपन बात करें डब्ल्यू कैसे निकलेगा, तो ए सी पे तो वही आपका जो वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ तक एम जी लगेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो आपको वर्क डन लग रहा है वो एम जी लग रहा है। सी से डी तक आपका यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि आपकी उस केस में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। प्लस डब्ल्यू ई जी में आपका जो वापस वर्क डन लगेगा वो कितना लगेगा, इसमें सॉरी एम जी एच लगेगा इस वाले के अंदर, तो ए से सी तक के लिए। और डब्ल्यू सी के अंदर आपका वर्क डन लगेगा 0 लगेगा। और डब्ल्यू ई के लिए जो आपका वर्क डन लगेगा वो वापस कितना लगेगा आपका, एम जी एच आपका वर्क डन लगेगा। ओके, और आपका जो यहाँ पे जो वर्क डन लग करेगा वो एम जी एच लग रहा है, और ई बी के लिए आपका जो वर्क डन हो रहा है वो 0 हो रहा है। समझ में आया आपको? चलिए इसको अपन एक और सिंप्लीफाइड तरीके से अपन सॉल्व आउट कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन ने डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। पहले पार्टिकल मेरा ए से सी जा रहा है, फिर यहाँ से आपका टर्न हो रहा है, फिर डी सी से डी जा रहा है, फिर आपका डी से ई की तरफ टर्न हो रहा है, फिर ई से बी जा रहा है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पार्टिकल्स को टुकड़ों के अंदर तोड़ के यहाँ पे मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डब्ल्यू ए बी मतलब पहले ए से बी के लिए, सॉरी डब्ल्यू ए सी, पहले ए से सी के लिए अपन इतने पार्ट के लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर अपन इतने पार्ट के लिए वर्क डन निकालेंगे, और फिर उसके बाद इतने पार्ट के लिए, फिर इस वाले पार्ट के लिए। अब डब्ल्यू ए सी में क्या हो रहा है, जो मेरे पास फोर्स लगेगा वो तो एम जी लगेगा। और कितनी हाइट है, हाइट मेरे पास है ए सी, मतलब इतनी हाइट मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, और डब्ल्यू सी डी की बात करें तो यहाँ पे जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो राइट की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मेरा यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नहीं। तो आपके पास डी ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर आप निकाल सी डी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर डी ई की बात करें तो यहाँ पे आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स आपका कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और इस केस में भी आपका ए सी में भी नीचे लग रहा था। तो यहाँ पे आपको जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपका कितना हो जाएगा, एम जी इंटू ई डी, या आप कह सकते हो डी ई। ओके, और सी बी के लिए आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा नहीं, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है, और आपको फोर्स लगना चाहिए वो इस तरफ लगना चाहिए। तो इस केस में भी आपका जी क्या है, 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एम जी इंटू ए सी है प्लस एम जी इंटू डी ई है। तो ये चीज जो होगी आपकी क्या हो गई, एम जी दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर कितना बच जाएगा अपने पास, ए सी प्लस डी ई। तो अपन ए सी प्लस डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो अपने पास जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, एच है। तो ए सी क्या है आपका, एक तो इतना, और डी क्या है यहाँ से लेके इतना। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है अपने पास, एच है। तो डब्ल्यू की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी एच लिख सकते हैं, क्योंकि अपन इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। वो कैसे, ए सी की वैल्यू प्लस आपका डी की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू कितनी है, एच है। तो अपन यहाँ लिख देंगे एच। तो आपका वर्क डन कितना निकल रहा है, एम जी एच निकल रहा है। तो इससे अपने को क्या पता लग रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो भी आपका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। और अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव होके भी जाए, लेकिन अगर वो सेम पाथ पे जा रहा है, तो उस केस में भी आपको जो वर्क डन होगा वो सेम ही होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई किसी तरह का डाउट रहता है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें अपन जो लास्ट चीज की बात करते हैं वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, अगर वो आपका अगेंस्ट फोर्स की तरफ हो रहा है, मतलब आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और आपका वर्क डन आपका उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो उस केस में अपन क्या कहेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा जो फोर्स लगा रहा है, कौन सी फोर्स लगा रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका वहां पे लगती है। और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट जो है आपका सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें जो आपका क्लोज पाथ होगा
वो किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इतने सा आपको टॉपिक इसमें ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल अपन लेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये दो फोर्सेस ऐसी हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। ये दोनों, इसमें जो वर्क डन होता है वो आपका क्या लगता है, एक दूसरे के मतलब फोर्स के अगेन लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आपका सेकंड है विस्कोसिटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।